हाँ भाई, ऑनलाइन बता दीजिए बच्चों, वीडियो आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में बता दीजिए। आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है? चलो, कुछ होमवर्क दिया था क्या? पहले पढ़ाई कर लेते हैं। लिखें। एलसी ऑसिलेशन। लिख लीजिए पहले, फिर समझते हैं। चलो शांत हो जाओ, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दो टॉपिक बचे, एलसी ऑसिलेशन और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशन। अभी तक हमने जो पढ़े थे ना, वो सर्किट पढ़े थे, आरएल सर्किट।
आरसी सर्किट। अब इसमें क्या खास है, वो लगभग 45 से 50 मिनट समझना पड़ेगा। लास्ट सर्किट है, सर्किट नंबर 8। लिख लीजिए सारा, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस पर क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लिखते समय काफी 15-20% वैसे समझ में आने लग जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, कैपेसिटर पूरा चार्ज है। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हुई, इंडक्टर की चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई। इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर होती है, आपको पता हो, ½ Li²। अब पहला प्रश्न पैदा होता है, आपने लिखा है इंडक्टर चार्जिंग, एनर्जी स्टोर होनी चालू हो गई। मन में फिर प्रश्न आया 9th क्लास वाला, सर एनर्जी कैसे स्टोर हो सकती है, एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुरंत आंसर आएगा, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ये अपनी ऊर्जा किसको दे रहा है, इंडक्टर को दे रहा है। अब ये ऐसा पहली बार नहीं होता, ऐसा सालों से हो रहा है। अब आप देखते हैं जो हम जानते हैं, वहां देखिए, आपने एक सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम लेवल से छोड़ा, खुद बताइए यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है, 0। जैसे ही छोड़ा, ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आएगी। यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। पर पोटेंशियल कितनी हो गई, 0। तो आपके बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं तो ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती। दूसरा देखिए, ये टॉपिक समझने के लिए ये बातें देखोगे तो मन खुश हो जाएगा। आपको ले चलता हूं मैं स्प्रिंग ब्लॉक पर। ये नेचुरल लेंथ पर है, ब्लॉक है, ये जीवन भर ऐसा रहेगा, ना चलेगा ना कहीं किसी तरह की कोई समस्या है, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएगी। जैसे ही आपने ब्लॉक को एक्सटेंड किया, बताइए स्प्रिंग खिंच गई। अभी आप W पढ़कर आए हो, जब स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाती है तो उसके पास एनर्जी आ जाती है कितनी, ½ Kx²। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, अब आप कहानी खुद देखो, आनंद आ जाएगा। अभी इसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। छोड़ा मतलब स्पीड 0। कहां भागेगा ये, अंदर, अंदर भागेगा। पता है जब वो नेचुरल लेंथ पर आएगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक में। और कहां जाएगा ये, और अंदर जाएगा। अब क्या होगा, काइनेटिक धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी। और आपने क्वेश्चन भी किया है, सर ने क्लास में कराया, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन। याद है उस समय सर क्या कहते थे, कि ब्लॉक अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी
ब्लॉक अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा, स्प्रिंग को, और खुद किस में आ जाएगा, रेस्ट में। देखिए आप, स्पीड 0। तो ये हमेशा से सेट है दिमाग में कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। यहां हम बोलते हैं काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। सेम प्रोसेस यहां है। यहां क्यों कठिन लग रहा है, वही लॉजिक है। अभी कौन चार्ज है बताइए, कैपेसिटर। अब समझो मजे से, कैपेसिटर चार्ज है, इनिशियली इंडक्टर क्या है, डिस्चार्ज। सारी ऊर्जा किसके पास है, आइए पहला डायग्राम समझते हैं। इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, लेट द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज Q0, देन द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। बताइए पहला डायग्राम ओके। सारी ऊर्जा किसके पास, कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर पूरा चार्ज है। अब आपने स्विच बंद किया, स्विच के बंद होते ही सर्किट में क्या फ्लो नहीं चालू हुई, करंट। अब पहला प्रश्न, सर कहीं बैटरी तो है ही नहीं, जबकि 10th क्लास से हम तो ये पढ़कर आए हैं विज्ञान में, बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो होती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही कॉन्सेप्ट ये है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में क्या फ्लो होती है, करंट। अब फील करिए, क्या इसकी प्लेटों पे पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। इसका मतलब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पोटेंशियल है और यहां कितना था, 0। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट। क्या ये बात समझ में आई। अब बताइए, जैसी करंट आएगी, आगे की कहानी बोलने की कोशिश करिए। सर इंडक्टर में करंट पास होगी, इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। फॉर्मूला सभी को याद है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब खुद से सोचिए, ये हाफ एल आई स्क्वायर आ कहां से रही है, कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ये जो उसकी ऊर्जा कम हो रही है, ये वाली ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं, सर अब मैं थोड़ा समझदार हूं, इन दोनों का सम, सर आप चुपचाप ये भी लिख सकते हो, Q0 स्क्वायर बाय 2C। किसी भी मोमेंट पर टोटल एनर्जी तो इतनी रहेगी ना भाई। सोच के देखिए, अपन 9th क्लास में सबसे पहले पढ़ते थे, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पहली बार सुना था। ये 9th क्लास की साइंस में डेरिवेशन है। एक बॉल को यहां से छोड़ा तो टीचर पता है क्या करता था, यहाँ के प्लस पी का सम, यहाँ के प्लस पी का सम, और यहाँ के प्लस पी का सम निकाल के दिखाते थे आपको। तीनों में सम क्या आता था, सेम। तब जाके हमने पहली बार ये शब्द सुना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी मोमेंट पर बॉल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट। याद करिए, सबसे पहली बार 9th क्लास में इस साइंस में बताया गया था। सेम वही अभी भी वही है भाई। किसी भी मोमेंट पर कैपेसिटर की ऊर्जा और इंडक्टर की ऊर्जा का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, Q0 स्क्वायर बाय 2C। क्या ये बात समझ में आ रही है। आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज, पूरा डिस्चार्ज। मजे की बात, ये सारी ऊर्जा कहां गई, पूरी की पूरी इंडक्टर। ध्यान दीजिए, शब्द कितने बढ़िया है। अभी आई था, अब क्या हो गया, क्यों आई मैक्स क्यों हो गया, क्योंकि अब इंडक्टर पूरा चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम, उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, फुल्ली चार्ज। इसलिए आई को भी क्या होना पड़ेगा, आई मैक्स। ये देखिए कितना मस्त लिखा है, जो उसके पास Q0 स्क्वायर बाय 2C था, 100% ट्रांसफॉर्म इनटू हाफ एल आई स्क्वायर। क्या प्रोसेस यहां रुक जाएगा क्या, एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जैसा ये ना, ये देखिए, जैसा ये सिंपल पेंडुलम, आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि आपने इसको सालों से देखा है। तो यहां भी तो वही हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल। पर सर ये तो कुछ समय रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि ऑसिलेशन कैसे होते हैं, डैम्प। पर अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए और किसी भी तरह का कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं हो, तो आइडियल केस में ये भी जीवन भर चलता रहेगा, आइडियल केस में ये भी जीवन भर चलता रहेगा। पर प्रैक्टिकली कुछ समय बाद ये भी स्टॉप हो जाता है। उसका कारण सुनिए, उसका कारण है, इस ऑयल को बनाते समय वायर का उपयोग किया गया है, और वायर के पास क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे आई स्क्वायर आर टी से क्या करना चालू कर देगा, एनर्जी का लॉस करना चालू कर देगा, और इवेंचुअली कुछ समय बाद
सारी ऊर्जा हीट के रूप में डिसिपेट हो जाएगी और ऑसिलेशन कैसे हो जाएंगे, खत्म। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसने पूछा है इवेंचुअली ये बता सकते हैं क्या हीट कितना लॉस होगा? आंसर है ये जो ऊर्जा है यही तो लॉस होगी ना। उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी ना आपको ये बता कितने समय बाद। और कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, आप तो ये बता दो इवेंचुअली जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो हीट लॉस कितना होगा? आंसर है जो 100 जूल था वही खर्च हो गया होगा। इससे ज्यादा तो खर्च क्या कर सकते हैं? पिताजी के बैंक में बैलेंस 25,000 है। अब आप दिन भर कहीं भी घूमिए, पूरे कुनारी घूमिए, सत्यार जाइए, जवाहर नगर घूमिए, आपसे पूछा आप दिन भर में कितना खर्च कर सकते हो अगर आप किसी से उधार ना लो? आंसर है 25,000 रुपए, क्योंकि वही आपको हमने देकर भेजा था। दिन भर आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी जाइए, 25,000 से ज्यादा आपका खर्चा हो ही नहीं सकता। बैंक बैलेंस वही है सिर्फ। इसके पास एनर्जी स्टोर कितनी है? तो धीरे धीरे हीट लॉस होगा 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 और फाइनली कितना हो जाएगा? Q0²/2। क्या बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये और दिमाग को मस्त समझाने के लिए कि हाँ सर ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, वही तो है। यहां बताइए कौन सी एनर्जी है? स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, बताइए कौन सी? पोटेंशियल। यहां पूरी की पूरी काइनेटिक, फिर वापस और प्रोसेस चलता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? एलसी ऑसिलेशन, क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। किसके बीच में ऑसिलेशन हो रहा है? कैपेसिटर इंडक्टर। जैसे दो बच्चे बॉल खेलते हैं, बॉल एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास जा रही है, दूसरे बच्चे से पहले पास जा रही है, तो आप क्या करें? बॉल क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है बिटवीन टू बॉयज, बिटवीन टू स्टूडेंट्स। सेम वही एनर्जी का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर। क्या ये ऑसिलेशन जीवन भर चलते रहेंगे? हाँ चलेंगे। अगर कैसे होगा ये? आइडियल सेटअप। प्रैक्टिकली जीवन भर नहीं चलते। बोलिए क्लियर है क्या? इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है वो मैं आपको भी डिराइव करके दिखाऊंगा, पर आप याद रखिए वो होती है 1/√LC। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपके मन में आ रहा होगा अरे सर ये तो रेजोनेंस है। भैया यहाँ कहीं भी रेजोनेंस शब्द नहीं है, तो बाई चांस है, आगे जाके समझ में आएगा ये रेजोनेंस यहां से ही क्यों बोला जाता है। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। किस चीज का ऑसिलेशन? एनर्जी का ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हैं? फ्रीक्वेंसी की बेसिक फीलिंग मैंने आपको पहले भी कोई आज फिर देता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई आदत अपने आप को कैसे रिपीट कर रही है। दिमाग में समझिए, जैसे मैं वो बच्चे वाला एग्जांपल लेता हूं उसी को फिर बोलता हूं। दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं 5-6 साल के, उनका खेलने का स्टाइल देखिएगा। ये बॉल को उसने फेंका, उसने धीरे से कैच किया, फिर धीरे से फेंका। हम खेलें आपस में, आप खेलो, आप बॉल को ऐसे मारोगे धड़ाधड़, तो हो तो यहां भी बॉल ऑसिलेट हो रही है, पर यहां बॉल की जो फ्रीक्वेंसी इधर उधर जाने की क्या है? ज्यादा है। यही फ्रीक्वेंसी है। जब तक आप फ्रीक्वेंसी को फील नहीं करोगे आगे समझोगे कैसे? क्या है फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी वही है सलाद का चाकू से काटना। आप सलाद को चाकू से काटते हो, टमाटर खीरे को आप आराम आराम से चाकू चलाते हो। जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं उनका आप टमाटर खीरा काटने का देखिए, सलाद काटने का तरीका, वो बहुत तेज चाकू चलता है। मतलब क्या है? आप 1 सेकंड में 2 बार चला रहे हो, वो 1 सेकंड में 10 बार चाकू चलाते हैं। इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यही फ्रीक्वेंसी है, और कुछ फ्रीक्वेंसी कोई अलग चीज थोड़ी ना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है पर सेकंड वो आदत अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है। इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन। खटाखट कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर। लिखना चालू करिए। अब मैं इसको आपको 5 मिनट डिराइव करके दिखाता हूं, क्योंकि वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो इसलिए हमें वो डेरिवेशन देख लेना चाहिए। उससे बातें भी समझ में आएंगी और एक फील आएगी कि अभी रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखाऊंगा ना, आपको लगेगा अरे यार सर ने रेजोनेंस वाला फॉर्मूला लिख दिया, जबकि यहाँ रेजोनेंस का कोई शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ अभी तक। ये मिटा दूंगे सारा। तो मेरे पास एक रफ फीलिंग है, मैं 15 मिनट एलसी ऑसिलेशन के बारे में खड़े होकर बोल सकता हूं कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है सर कैपेसिटर चार्ज है। क्या उल्टा भी कर सकते थे क्या? इनिशियली आप इंडक्टर को चार्ज कर देते, क्या संभव है क्या? बिल्कुल उल्टा चालू हो जाता, इंडक्टर से कैपेसिटर के पास आता, कैपेसिटर से इंडक्टर के पास आता।
ये मैंने आपको दो सपोर्टिंग एग्जांपल दिए ताकि आपका मन खुश हो कि हाँ सर ये ऑलरेडी बात हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म। यहां कौन से में जा रही है बताइए, इलेक्ट्रिक फॉर्म से मैग्नेटिक। कैपेसिटर इंडक्टर ना बोलकर अच्छे शब्द बोलो, 3 महीने हो गए पढ़ते हुए। कैपेसिटर में किस रूप में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर में तो अच्छा शब्द बोलिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलो अब इसका थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं और इसकी बातें समझते हैं। लिखें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखिए, ओमेगा बराबर 1/√L। अब सुनिएगा, दो मिनट में देखिए, Q²/2C प्लस हाफ LI² बराबर कांस्टेंट। क्या ये ओके है? क्या लिखा है सर, किसी भी मोमेंट पर इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पहले समझ लो फिर करना। 1/2C बाहर, Q² का 2Q dQ/dt। क्या ये नाटकबाजी होगी क्या? क्यों होगी? क्योंकि आप कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, जबकि ये है कौन, Q। यहां बताइए कौन बाहर आएगा, हाफ L, I² का बोलो 2I। नाटकबाजी होगी क्या? चेन रूल जिसे बोलते हैं, DI बाय कांस्टेंट का 0, 2 से 2, 2 से 2, Q/C, dQ/dt करंट, LI d/dt। इस I की जगह लिखो dQ/dt, I कॉमन लेके कैंसिल, इसको आगे ले लो, L Q का कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, L से डिवाइड कर दीजिए। इसको कंपेयर करिए, एक SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, देखेंगे जब आप SHM पढ़ेंगे, d2x/dt² प्लस ω² x बराबर, दुनिया में कोई भी अगर बॉडी SHM कर रही है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करती है, वो सेटिस्फाई। देखिए क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन। देखिए कितना मस्त, यहां x का SHM पढ़ते हैं, यहां किसका SHM हो रहा है, q का, प्लस xq बराबर 0 ω², 1/LC, and this is called natural frequency of LC सर्किट या LC ऑसिलेशन। अब कहानी और दमदार होगी, अब अगर आप सुनेंगे तो। अब चलता हूं रेजोनेंस पर, अब ज्यादा अच्छी फील आएगी। रेजोनेंस क्या है, किताबी भाषा आपने पढ़ ली, सब पढ़ लिया, पर बेसिक फीलिंग रेजोनेंस की क्या थी, फिर से चलिए पुल वाले एग्जांपल पर। पुल में से जब सैनिक निकलते हैं पुल के ऊपर से, तो सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि आप अपना कदम ताल मार्च को रोक दीजिए और एट रैंडम निकलिए। कारण क्या है, उस दिन भी सिखाया था, आज फिर सीखिए। पुल के जो पत्थर हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। चाहे उस पे ऊपर से सैनिक निकले या नहीं निकले, वो लगातार एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। क्या ये बात क्लियर है? वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसकी, ब्रिज की। अब आप ऊपर से कदम ताल करते हो जा रहे हो, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी, एक साथ पैर पड़ना, 100 सैनिकों का एक साथ पैर पड़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या कर जाएगी, मैच। उस समय क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस होते ही वो पार्टिकल्स थे, उनका एम्पलीट्यूड एकदम से, और पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस कहानी से क्या समझे, बैक ऑफ माइंड, अच्छा दो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मैच। इस एग्जांपल को हटाइए, आइए कांच वाले एग्जांपल पे, ओपेरा वाला, उसमें फिर समझिए। कांच का गिलास, कांच के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहे हैं। आप गाना गाओ या नहीं गाओ, क्या वो पार्टिकल हमेशा ऑसिलेशन करेंगे? अब जो सिंगर गाना गा रहा है, वो प्रैक्टिस से ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है, फ्रीक्वेंसी तो आप और मैं भी पैदा कर रहे हैं बोलते समय, पर हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच ही
इसलिए हमारे घर के ग्लास सारे कांच के सलामत हैं। वो तो अलग बात है, जब आपस में लड़ाई होती है तो तोड़ते हैं मम्मी पापा, वो अलग बात है, उसका यहाँ जिक्र नहीं किया जा रहा है ना। अभी रेजोनेंस की बात हो रही है। तो हम जब वो सिंगर जब गाना गाता है, वो प्रैक्टिस से अपने गले से ऐसी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट करता है कि वो फ्रीक्वेंसी उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, भर जाता है, कांच का ग्लास टूट जाता है। अब सुनो तीसरी बात, फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। ये आपने लगाई कौन, सप्लाई वोल्टेज। अब सुनते जाइएगा, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी एलसी सर्किट की, 1/√LC। और ये है सप्लाई, जिसकी इक्वेशन क्या होती थी बताओ, V बराबर। अब सुनिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो सर्किट किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता था ओमेगा बराबर 1/√LC। समझने का प्रयास करिए, फिर से धीरे धीरे बोलता हूं। क्या ये सर्किट दिखाई दे रहा है, ये कौन है बेटा जी, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज की क्या एक इक्वेशन होती है, हाँ बोलो, क्या इसकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए किससे, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और वो हमने मेहनत करके निकाली है 1/, वापस सैनिकों की कदम ताल की फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच। ओपेरा में आइए, कांच के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और सिंगर की फ्रीक्वेंसी। अब यहां बोलिए तीसरी बार मजा आएगा, इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC, जो कि हमेशा है, हमेशा। और ये किसकी है, सप्लाई की। व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC, देन द सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ। इसलिए वहां फॉर्मूला आता था ओमेगा बराबर 1/√LC। और यही ट्यूनिंग है। अब मैं आपको ट्यूनिंग फिर समझाता हूं, रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है, फिर सुनिए। हमारे इस एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो सिग्नल प्रेजेंट है, 92.7 के भी, 94.3 के भी, 95 के। कौन, रेडियो सिग्नल, जिनकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास रेडियो के अंदर क्या है, एलसी सर्किट, और हमारे हाथ में है वो ट्यून करने वाला रेगुलेटर। हम उसको रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करने से पता है क्या होता है, सी बदलता है। क्या बदलते हैं हम, सी के बदलने से क्या फैक्टर बदलता है, 1/√LC। रेडियो की ये फ्रीक्वेंसी जैसी ही 92.7 के बराबर हो जाती है, गाना एकदम साफ सुनाई देने लग जाता है। यही तो रेडियो ट्यूनिंग है। हम वो रेगुलेटर से घुमा के, हमारे पिताजी दादाजी क्या करते हैं, क्या हम 92.7 को छेड़ सकते हैं क्या, ये तो रेडियो सिग्नल है, ये आप और मैं तो चेंज नहीं कर सकते। ये तो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है, इतने से सिग्नल मेरे घर पर पहुंच रहा है। समझिए, ट्यूनिंग करने से क्या करते हैं, हम अपने रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, चेंज। किसको वेरी करवा के, सी को वेरी करके, ताकि जैसी ये फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाएगी, सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। क्या अब फीलिंग आ रही है कुछ कुछ, कि वो रेगुलेटर घुमाने से हम ऐसा क्या कर देते हैं भाई, रेगुलर घुमाने से सर हम कैपेसिटेंस बदलते हैं, किसका, रेडियो के अंदर जो सर्किट है, उस कैपेसिटेंस के बदलने से क्या होता है बताइए, 1/√LC बदलता है। और 1/√LC जैसे ही जिस मोमेंट पर 92.7 हो जाता है, आवाज एकदम साफ आने लग जाती है। क्या बात क्लियर है क्या, तो ये है रेजोनेंस। अब आप समझ सकते हैं कि यार वो तो हमने रटा था ओमेगा बराबर 1/√LC, आज हमारे पास इसकी क्लियरिटी है कि वास्तव में 1/√LC तो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड व्हेन दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तब सर्किट किस में चला जाएगा, रेजोनेंस। बोलो हाँ है क्या। इसका भी एक सॉल्यूशन होता था, अगर आपको याद हो, एसएचएम का एक इक्वेशन होती थी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सोचिए इसका क्या आएगा, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। यहां कौन वेरी करता था, एक्स, ये एसएचएम है। यहां कौन एसएचएम कर रहा है बताइए, चार्ज। चार्ज का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यहां उसका क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट,
जिसके किसके को कहते थे, एम्पलीट्यूड। लिखना चालू करिए। अब ये जितने रेडियो ट्यूनिंग वाले आपको एग्जाम्पल बोले हैं, सब आज एनसीईआरटी का होमवर्क है। अब आप जब वो लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो आपको मन में समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। वो आपसे कहेगा एक रेडियो ट्यून कर रहे हैं, उसके कैपेसिटेंस को वेरी कर रहे हैं, सवाल तो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, पर जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो आपको फीलिंग और अच्छी आएगी कि वास्तव में हम जब ट्यूनिंग करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस को बदलते हैं। लिखा हुआ है बाकायदा एक पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ के लिए सब लड़ाई थी। और ये पूरा डेरिवेशन है सॉल्व एग्जांपल में। डेरिवेशन मत रटिए, कोई नहीं कह रहा, कुछ मत करिए। डेरिवेशन में 2 पॉइंट खींचिए, एक इधर एक इधर, और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, कोई नहीं पूछ रहा। पर मैं अगर ये डायरेक्ट लिखूंगा ना, तो पता आपके मन में हमेशा कीड़ा रहेगा, अरे यार ये तो रेजोनेंस का फॉर्मूला है, रेजोनेंस का, जबकि इस फॉर्मूले का रेजोनेंस से कोई संबंध भी, रेजोनेंस तो इसके बाद की घटना है भाई। इसलिए डेरिवेशन कराना पड़ता है ताकि दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी और आए। इस पूरे डेरिवेशन में रेजोनेंस नामक कोई शब्द यूज नहीं हुआ है। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दुनिया के हर एलसी सर्किट की यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जो पुल बना हुआ है, उस पुल के पास अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमेशा है, चाहे पुल के ऊपर से सैनिक गुजरे या नहीं गुजरे। लड़ाई तो तब है जब वो फ्रीक्वेंसी उस कदम ताल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। बात को समझने का प्रयास करिए। हर बार हमारे और आपके गुजरने से वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करे नहीं करे कोई मायने नहीं रखती, जब मैच करेगी तब दिक्कत है। आज होमवर्क है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, क्योंकि कल पढ़ाने के लिए सिर्फ 15-20 मिनट 25 मिनट ही हैं। तो कल डिस्कशन पूरा अपन प्रायोरिटी लेवल पे रखेंगे। एक दिन और ले लीजिए, पर पूरा काम करिए, रेस का भी एनसीईआरटी भी, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ईएम वेव्स आधा घंटा लेट चालू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईएम वेव्स पर आने से पहले चैप्टर पूरा तैयार हो जाए। हाँ सर मैंने रेस कर ली, एनसीईआरटी कर ली, सर सब तैयार। अब ये फाई निकालते हैं। फाई कौन है? फाई इनिशियल फेज क्या कहलाता है ये? अब जरा सोच के बताना। अच्छा सवाल, क्या मुझे तुरंत फेजर याद आ जाए क्या आज? क्यों फेजर क्यों याद आ जाए? मुद्दा फेजर कोई टॉपिक नहीं है भाई। फिर सुनिए, फेजर एक टूल है, फेजर एक टेक्निक है उन क्वांटिटीज के साथ खेलने के लिए जो कैसे वेरी करती हैं, साइनोसॉइडल। आप ये जितनी बार सुनोगे ना, आपको उतना अच्छा लगेगा कि जब जब फॉर्मूले में मुझे साइन टर्म दिखेगी, मैं अचानक से फेजर के बारे में सोचने लग जाऊंगा। मैं अगर सेंटर ऑफ मास पढ़ रहा हूं, एक्सीएम बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां मैं दूर दूर तक फेजर नहीं सोचता। मैं डिस्क में से एक हिस्से को काट के बाहर फेंक देता हूं, सर पूछते नया सेंटर ऑफ मास बताओ, मैं नहीं सोचता। तो सर वहां नहीं सोचते और आप इस पीरियड में सोचते हो, ऐसे कैसे? आपके पास क्लियरिटी तो होनी चाहिए। सर यहाँ कोई भी टर्म साइनसोइडल वेरी नहीं कर रही। जब जब साइनसोइडल वेरी करेगी तब तब फेजर के तरीके से उनको जल्दी सॉल्व किया जा सकेगा। इस बात को समझोगे तो मस्त मजा आएगा कि नहीं सर, यहाँ फेजर लगाइए सर मस्ती से, क्योंकि ये कैसे वेरी कर रही है, साइनसोइडली। बोलो चलो अभी आ जाएंगे कटिंग पे सर, सेंटर ऑफ मास हो गया, कटिंग हो गया क्या? अरे वाह, चलो खत्म। कहां, घर पे तो पढ़ा ही नहीं, खत्म हो गया है। वो तो सर ने खत्म किया है, खत्म हो गया। घर पे कॉपी खोली नहीं, खत्म हो गया। चलो एट टी बराबर 0। अच्छा कंडीशन बताओ, टी बराबर 0 पर कैपेसिटर की प्लेटों पर कितना चार्ज था? पन्ना पलट के देख लो, कितना माना था? 0 माना था, क्यू नॉट। तो एट टी बराबर 0 हमारा क्यू कितना था? क्यू नॉट। रख के देख लो, क्यू की जगह क्यू नॉट।
टी कितना 0। कितना सिस्टमैटिक है आप देखिए। फाई क्या था, फाई होता है इनिशियल, उसकी क्या पोजीशन है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम फेजर बनाते थे कभी ऐसे बना देते थे, मतलब इनिशियली वो यहां पर है। तो बताइए टी बराबर 0 पर उसमें चार्ज कितना था, आपने क्यू की जगह क्या रखा क्यू नॉट, और टाइम कितना रख दिया 0। अपने आप फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 2। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या हो गया, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, खत्म। ये आप याद रख सकते हैं हमेशा। पाई बाय 2 क्यों आया, क्योंकि टी बराबर 0 पे वो डिस्चार्ज नहीं था, टी बराबर 0 पे तो वो फुल्ली चार्ज था। इसमें आप टी बराबर 0 रख के देखो एक बार, मस्त मजा आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू नॉट। देखिए एलसी ऑसिलेशन कम तैयार होता है 12th लेवल पर, इसलिए इसको 1 घंटा दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कम पढ़ाया जाता है। इसलिए ज्यादा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और सिर्फ काम चलाओ 2 फॉर्मूले पढ़ लिए तो मजा नहीं। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन करके देखिए। एक एक टर्म को बोल लीजिए। क्यू नॉट कौन है, क्यू नॉट इनिशियल चार्ज, या बोल सकते हैं मैक्सिमम चार्ज। ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, पता है कितनी है 1/√LC, डिराइव कर चुके हो। पाई बाय 2 क्या है, पाई बाय 2 इनिशियल फेज, तो पाई बाय 2 पे एरो लगा के लिखो इनिशियल फेज। आज का होमवर्क लिखो 7.1 से लेकर 7.11 एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड, 7.1 से लेकर 7.11 तक सारे करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको फेजर से बनाते हैं। फेजर की बातें फिर बता देता हूं। फेजर कौन है भाई, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो साइनसोइडली वेरी करती हैं। क्या क्यू साइनसोइडली वेरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस में। घूमता कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये 0, ये क्यू नॉट और ये माइनस। खुद बताइए फेजर कहां होगा टी बराबर 0 पे, कोशिश करो, कोशिश करो। टी बराबर 0 पर उस पे चार्ज कितना है क्यू नॉट। क्या ऐसे नहीं होगा, सोच के देख। सर अपने तो ऐसा ऐसा होता था सर, अरे भाई ऐसा तो तब होता था जब करंट 0 होती थी टी बराबर 0 पर, जबकि यहाँ टी बराबर 0 पे चार्ज 0। ये देखिए फेजर ऐसा होगा। डर हटाइए, अगर मैं करंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो यहाँ 0, यहाँ आई नॉट, यहाँ माइनस आई नॉट। वोल्टेज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो 0 वी नॉट और माइनस वी नॉट। चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं 0 क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। चार्ज कहां है टी बराबर 0 पे, बताइए कितना है चार्ज टी बराबर 0 पे, कितना है, एरो यहां हो। क्या बात क्लियर है क्या, बना लीजिए। ये इसका इनिशियल फेज है। अब क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। अब यहां भी एक बढ़िया बात सुनिए, बच्चे बढ़िया सवाल पूछते हैं इसमें, एनसीईआरटी में अलग से उसने पीछे दे भी रखा है पॉइंट्स टू पॉन्डर में, कि सर आप बोल रहे हो रोटेटिंग वेक्टर, जबकि चार्ज तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो चार्ज क्या वेक्टर बन गया क्या, ना भाई। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो कैसे वेरी कर रही है, साइनसोइडल। यहां चार्ज कैसा वेरी कर रहा है, चार्ज वेक्टर नहीं है, चार्ज तो अभी भी स्केलर है। क्या आपने करंट को फेजर से रिप्रेजेंट किया था क्या, आंसर है यस। क्या करंट वेक्टर है क्या, करंट अभी भी क्या है, स्केलर। तो फिर फेजर क्या है, और बोलिए। फेजर एक तरीका है, फेजर एक टेक्निक है
जो उन क्वांटिटीज को डील करने में काम आता है, जो कैसे वेरी करती हैं, साइनोसोइडली। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, उस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन हम कौन सी एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पर। उसका वेरिएशन बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है, साइनोसोइडल। क्या बात समझ में आ रही है? तो मन में पढ़ते पढ़ते ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये आप तो बोल रहे हो रोटेटिंग वेक्टर, जबकि चार्ज तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चार्ज अभी भी स्केलर भाई। फेजर तो केवल एक क्या है, तरीका है, एक सिस्टम है उनके साथ डील करने का, जो कैसे वेरी करती हैं, साइनस। बोले क्लियर है क्या बात? चलो पहला क्वेश्चन लिखो। अभी मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको चीजें और क्लियर होंगी। लिखिए पहला क्वेश्चन। बोर्ड से लिखें। अब देखना, अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से करते हो, जो एनसीईआरटी बुक्स करती हैं, उससे सवाल लंबा है। फेजर से ये 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। बस फेजर के साथ हमें थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, और एक जैसी समझ है, ऐसा नहीं है हर सवाल में कोई अलग फंडे लगते हैं। बोलूं? आप खुद बताना। टुकड़ों में करते हैं, 5 मिनट ज्यादा लगाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 5 मिनट ज्यादा लगाते हैं। कितने टाइम बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या मतलब है? उसकी प्लेटों पे चार्ज कितना हो जाए, 0। फेजर कैसा घूमेगा, ऐसे घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। सोचिए घूम घूम के कहां आ जाए, टक 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। क्या घूमकर ऐसा नहीं हो जाए? सोच के देखो, बात करो। ऐसा होने से क्या होगा, जब ये ऐसा हो गया पूरे एक्स पर, तो इसका वाई में प्रोजेक्शन आएगा ही नहीं। मतलब वाई पे प्रोजेक्शन क्या देता है, चार्ज। बताइए चार्ज कितना हो गया, 0। ये इसकी कैसी पोजीशन है, फाइनल। इनिशियल कहां थी बताइए, इनिशियल पूरा ऐसा था। अब खुद बताइए फेजर को कितना घूमना पड़ा, फेजर को कितना घूमना पड़ा। ये इसका इनिशियल, ये इसका फाइनल, कितना घूमना पड़ा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का आंसर भी याद हो तो T/4। नहीं याद है, तरीका बताइए। 360 में T, 1 डिग्री में T/360, 90 में T/360 इंटू। ये समझ नहीं आता, दूसरा मेथड देखिए। थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा कितना घूमना है उसको, π/2, ओमेगा 2π/t, पाई से पाई, टी वहां गया, 2 यहां गया, जो अच्छा लगे आपको। T/4 समय बाद सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी, इंडक्टर। और ये होता भी है, इतना भी नहीं करना पड़े तो सर क्या सोचें, अपनी बेसिक फिजिक्स सोचो। ऐसा सोचो जो तुम्हें पता है, सिंपल पेंडुलम सोच लो। सोचोगे तो आएगा ना। बताओ, एक पूरा चक्कर कब होता है, एक पूरा चक्कर जहां से छोड़ा है वहीं आ जाए। बोर्ड पे देखिएगा, मजा आएगा। यहां से आपने छोड़ा, यहां इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। पूरी की पूरी यहां किस में कन्वर्ट हो गई। कितना समय लगा प्यारे बता, T/4 लगा। क्यों, चक्कर देखना, एक
ये और ये मिला के पूरा एक चक्कर, तो T/4 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 T/4, तभी तो T होगा। अब खुद बताइए, पूरे पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होना T/4, पूरी काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होना, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक में, सब जगह एक ही फंडा है। आपने इसको अलग जगह बैठा रखा है, इसको आज अलग जगह रटोगे, पर सब आपस में मिले हुए हैं। सब जगह एनर्जी का ही तो क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। और एक ही तरीका है, एक फॉर्म से पूरे दूसरे फॉर्म में जाने पर उसको कितना समय लग रहा है, T/4। आप स्प्रिंग ब्लॉक देखेंगे, उसमें भी आंसर कितना आएगा, T/4। बोलिए हाँ है क्या? अगला लिखिए। ये वापस बोलता हूं, शायद तेज बोल दिया मैंने, वापस बोलता हूं। यहां से आपने पेंडुलम को छोड़ा, मस्ती से देखो ना, एंजॉय करो कि यार कितनी जबरदस्त बातें जो रिलेट हो जाती हैं। यहां से आपने छोड़ा, एक पूरा चक्कर कब मानोगे, जब वापिस यहां आएगा। बोलो हाँ है क्या? आप सोचो, एक चक्कर में कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, बोलिए हाँ है। तो एक हिस्से का टाइम T/4। अब आप खुद बताओ, 100% पोटेंशियल से 100% कांटेक्ट में लगने में कितना समय लगा? हम भी तो वही कह रहे हैं, पूरा कैपेसिटर अपनी सारी ऊर्जा को इंडक्टर में दे देगा तो कितना समय लगेगा, T/4। क्लियर हुई बात? एक और लिखो, दूसरा सवाल। कितने टाइम बाद जो एनर्जी होगी वो इक्वली शेयर होगी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर? इसका मतलब समझे, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी हो, हाफ। किसकी हाफ, हाफ ऑफ टोटल। यही मतलब हुआ ना। तो आधी कैपेसिटर के पास हो जाए और आधी किसके पास हो जाए, इंडक्टर के पास। क्या ऐसा मोमेंट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा ना। एक की एनर्जी कम हो रही है, सरल तरीके समझो, मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 0 है, मैं आपको 10-10 रुपए दे रहा हूं, तो आप कुछ समय मेरे 0 हो जाएंगे, आपके 100 हो जाएंगे। पर एक मोमेंट ऐसा भी तो आएगा भाई, जब मेरे पास 50 होंगे और आपके पास ही 50। सोचो ना, 100 से 90 80 70 60 50, और आपके बढ़ रहे हैं 10 20 30 40 50। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हम दोनों के पैसा बराबर, सेम वही। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब एनर्जी बराबर। आपको वो मोमेंट पूछा है। अब आपने इसको और आधा कर दिया ऐसा T/8, वो गलत है, क्योंकि वहां से उसका वेरिएशन वहां तक सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फेजर। T/8 T/12 T/6, यहां तो ये एक बार भी नहीं आया, IIT का क्वेश्चन है। SHM में ये 4 बार मेडिकल में आया है, क्योंकि SHM में भी यही सवाल बनेगा। एक ऐसा मोमेंट बताओ जब ब्लॉक के पास आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल। T/8 T/12 T/8 T/6, चलो चेक कर लेते हैं। अब तुक्के मारने से क्या फायदा, जो गणित कहेगी वो लेंगे ना। आओ सीखो, जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं उसमें परेशानी तो वो सुनना। कैपेसिटर के पास आधी होनी चाहिए टोटल के, बोलो इसमें हाँ। कैपेसिटर के पास कितनी है, Q²/2C। टोटल कितनी थी, टोटल Q0²/2C। क्या ये Q और ये Q सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बड़ा Q है टोटल एनर्जी, और ये तो लगातार कम होता जा रहा है। पर ये तो आंसर है ही नहीं। अभी तो ये आया है, जिस मोमेंट पर, कोशिश करो बोलने की, फिजिक्स के साथ खेलने की कोशिश करिए आशीष सर, जिस मोमेंट पर
उसकी प्लेटों पे चार्ज Q0/√2 होगा, उस मोमेंट पर उसकी एनर्जी कितनी रह जाएगी? हाफ। अब देखिए Q0/√2 फेजर, भाई फेजर बहुत जबरदस्त है, अपन उसको हल्का लेते हैं। ये देखो, बताओ Q0/√2 कहां होगा? क्या इधर होगा? सोचिए, फेजर को इधर आना पड़ेगा। था कहां? था कहां? सीधा। ये कौन सा समय? इनिशियल। ये कौन सा समय? फाइनल। और √2 आते ही शायद याद आ गया होगा, कितना? बताओ मेरे फेजर को कितना एंगल घूमना पड़ा? कितना घूमना पड़ा बताइए? 45। कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। T/8, T/12, T/6, T/3 जो आएगा वो मान लीजिए। बात बनी क्या? ये फेजर की ताकत है, कितना लॉजिकल है। आप देखिए, एनर्जी को आधा होने के लिए चार्ज को आधा नहीं होना, चार्ज को कितना होना है? √2, क्योंकि एनर्जी चलती है Q का स्क्वायर। जब ये Q/√2 होगी तभी तो एनर्जी हाफ होगी, √2 का स्क्वायर 1/2। और देखते हैं, पहले आप लिख लो, दो बार और सुनते हैं। अच्छा बनाओ, पूरा लिखो। ये इनिशियल है, T = 0 पर है, लिखोगे तो मस्त समझ में आएगा। ये मेरा इनिशियल फेजर है। सेंटेंस बोलो, इनिशियली कैपेसिटर पूरा चार्ज है, तो एरो Q0 पर है। ये फाइनल है, एनर्जी आधा करने के लिए चार्ज को कितना होना पड़ेगा? Q0/√2। ये अपने निकाला। तो आपको शब्द लिखना चाहिए, पहला मेरा फेजर यहां था, अब फेजर यहां है, फेजर को कितना घूमना पड़ा? 45। इतना सेंटेंस अगर आप लिख दोगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा भाई। फेजर को 45 डिग्री घूमना है। अब बताइए 45 डिग्री का समय, सबसे देसी तरीका, कोई फॉर्मूला नहीं, देसी तरीका 360 डिग्री में टी, ये सबसे बढ़िया तरीका है, कभी भी फेल नहीं होता। आंसर टी पर। ध्यान दीजिए, चार्ज आधा नहीं हुआ, चार्ज आधा नहीं हुआ, क्या दी हुई है? एनर्जी। चार्ज को कितना होना पड़ा? 1/√2। बढ़े आगे। कभी कभार इसी में पूछ लेता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बताइए। Q = Q0, एक्सप्रेशन क्या है? sin ω t + π/2। आपसे पूछ लेगा आई बताओ, आपसे पूछ लेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताओ, बोले तो di/dt। करो, मैथ्स का सवाल है, क्यू तो हमें पता ही है, आई के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? डिफरेंशिएशन। फिर इसके लिए एक बार और, करिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई आ जाएगा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब फिर आई का फिर करना पड़ेगा।
आया क्या? देखें, Q बराबर Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, डिफरेंशिएट कर दीजिए डी क्यू बाई डी टी, जो कि आई है, Q0 बाहर, साइन का कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा, पाई बाई टू तो जीरो हो जाएगा, तो आई का एक्सप्रेशन आएगा Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देख लीजिए, सही है। अब आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एक बार और कर दीजिए, खुद करिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो Q0 ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस का बताइए, माइनस साइन, और फिर ओमेगा टी का वापस ओमेगा, तो माइनस Q0 ओमेगा स्क्वायर। देखिए यही आ रहा है क्या? याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए, याद नहीं करना मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चार्ज याद करिए, एग्जाम में करिए। करके दिखा दिया है क्योंकि पेपर में आपको मिलेगा बिगनर बॉक्स में सवाल, पर इसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में ऑन द स्पॉट निकालिए ना। क्यों याद रखें, मस्त रहे। आप सोचे मैं ये याद कर लूंगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता तो मैं आपको याद भी करा देता, 5-6 बार आया है। पिछले 15 साल में एलसी ऑसिलेशन पे केवल एक क्वेश्चन आया है, केवल एक आया है, तो सीधा सीधा इसकी इंपॉर्टेंस पता है ना, तो केवल एक क्वेश्चन के लिए हम इतने क्यों रटे? क्यों, हमें बेसिक याद है। जब हमसे आई पूछे डिफरेंशिएट कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछे 2 बार कर दो, तो इनको याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कम रटिए, समझिए, और 3-4 बार रिपीट हो जाता तो हम खुद ही बोल देते इन्हें भाई याद कर लो, समय बचेगा। पर 15 साल में एक बार आया है, तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं, आना चाहिए, पेपर में खुद कर ले, 10 सेकंड में हो जाएगा। बढ़े क्या आगे, लाइन खींच लीजिए, 1 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए एलसी ऑसिलेशन पूरा हो गया है, वो डेरिवेशन कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, इस बात पर हमने ट्रिगर किया कि वास्तव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, और जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रांसफर हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। बढ़े, चलो बात फेजर की हो रही है, तो 15-20 मिनट में आपको और फेजर सिखाता हूं। इसको खत्म कर दीजिएगा, लाइन खींच के, टॉपिक खत्म हो गया, एलसी ऑसिलेशन खत्म हो गया। अब 15 मिनट फेजर पढ़ते हैं। देखें, चलो सुनना। अब जैसे आप देखिए फेजर का कितना जबरदस्त कमाल है। आपके पास मान लो आ जाए दो इक्वेशन, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आपको कहा जाए इसका रिजल्टेंट बताओ। अब आप कैसे जोड़ोगे? क्या 3 और 4 साथ सीधा जोड़ देंगे? ये जोड़ दोगे, साइन का क्या करोगे? और ये तो अलग अलग एंगल है, तो यहां क्या काम आता है? फेजर। ये फेजर है। फेजर क्या करता है? बिल्कुल ऐसे व्यवहार करता है जैसे वेक्टर व्यवहार करते हैं। अब आप तुरंत क्या करो, इनको किस में बना दो? फेजर में। बताओ, पहले का इनिशियल एंगल 0, ये सीधा बनेगा, कितना मैग्नीट्यूड? 3। दूसरा बताइए, एंगल कितना? पाई बाई टू। आगे या पीछे? प्लस है मतलब आगे, और कितना? 4। खत्म। कितना एंगल? 90। अब
अब ट्रीट एज अ वेक्टर, शब्द देखिए, शब्द ट्रीट है नहीं वेक्टर, है नहीं, पर फेजर की सहायता से रिप्रेजेंट करने की वजह से आप खटाखट किसकी वजह से कर सकते हैं, वेक्टर जैसे। बताइए कितना आंसर, 3 और 4, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना, 5। फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए फॉर्म लिखने में मजा आ जाएगा। फॉर्म देखिए कैसे लिखेंगे, टक 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 टक, ये देखिए बीच में आएगा कितना एम्पलीट्यूड, 5। क्या ये एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताओ 4, बेस 3, 4/3 कब होता है, 53। बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, एम्पलीट्यूड 5, एम्पलीट्यूड 5 साइन ओमेगा टी प्लस, खत्म। फेजर की सहायता से आपने तुरंत क्या निकाल दिया आंसर। तो क्या करंट वेक्टर हो गई क्या, नहीं भाई, करंट आज भी स्केलर है। सिंस करंट कैसे वेरी कर रही थी, साइनोसोडल। किरचॉफ लॉ जब पढ़ाऊंगा ना तब साइनोसोडल वेरी नहीं करेगी, पता तब क्या होगा, ये 2 एम्पियर आई, ये 3 आई, तुरंत यहां कितनी चली जाएगी, 5। किरचॉफ लॉ में दिक्कत नहीं आएगी, वहां तो सिंपल, क्योंकि करंट वहां पे सिर्फ क्या है, नंबर है, सिर्फ नंबर है, वहां पे साइनोसोडल वेरिएशन नहीं है। बात को समझिए, फर्स्ट लॉ, यहां से 5 आई, यहां 2 चली गई, तो यहां कितनी गई, 3। आपने खटाखट किया, जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग। दिमाग को बड़ा करिए, अच्छी बातें सीख के जाइए। करंट आज भी स्केलर है, पर अगर करंट साइनोसोडल वेरी कर रही है तो उसको डील करना कठिन है, इसलिए आपने किसका सहारा लिया, फेजर। ये शब्द बोलने सीख गए, मजा आ जाएगा पढ़ने का कि हाँ सर, वास्तव में फेजर तो एक केवल तरीका है, एक जादू है जो उन चीजों को जल्दी सॉल्व कर देता है जो साइन या कोसाइन से बदलते हैं। इसलिए 3 चैप्टर में ही मास्टर को फेजर याद आता है, एसएचएम, वेव और एसी। सही बात है। तो आपको रेस में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि 2 करंट दे रखी हैं और आपको फाइनल सुपर पोजिशन बताना है, तो आप सिंपल फेजर की सहायता से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और बताता हूं, नीचे लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट बराबर आ जाए। एक बार और बताऊं, 53 डिग्री समझ में आया, 53 53 समझ में आ गया। ये रिजल्टेंट था, इस रिजल्टेंट के साथ आपने बेस के साथ एंगल निकाल लिया, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां चाहे तो आप लिख सकते हैं हिंदी में, करंट वेक्टर नहीं है, करंट साइनोसोडल वेरी कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फेजर। ये शब्द बहुत बढ़िया है, और इसी को समझाने के लिए आज आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू पॉन्डर। कहां पे माइनस होता, -π/2 होता तो नीचे बनता, और फिर माइनस का पीछे लिखते, एंगल लिखते, क्योंकि रिजल्टेंट पीछे आता ना उससे रेस्पेक्ट में। बिल्कुल, पहली बात तो यहां माइनस होता तो ये 4 बनता नीचे, रिजल्टेंट यहां आता, 3 के रेस्पेक्ट में वो कहां होता, पीछे होता, तो अपन माइनस लगाते, क्योंकि अपन इसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं सब। लिखें, अब एक बढ़िया कंसेप्चुअल पॉइंट, आज का लास्ट है, 10 मिनट लगेंगे, पर ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जो परेशान करता है अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं तो, कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर, ये सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। बहुत मतलब बारीक बात है जिस पे कभी आपका ध्यान गया नहीं, पर आप देखिए फेजर से कितनी जल्दी सॉल्व होता है।
कौन सा सर्किट लग रहा है आपको? आरएल। समझिएगा, कोशिश करें जितना पकड़ पाए उतने में मजा आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज कहां होता है? आगे। क्या चलता है? आगे या साथ साथ? तो आगे में हाँ क्यों बोल रहे? तो यहां चलेगा साथ साथ, साथ साथ चलेगा। तो अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं इसके अक्रॉस तो कितना आएगा, जरा सोच के बताइए। क्या ये साइन ओमेगा टी है तो कितना लिखूं? वी आर साइन ओमेगा टी प्लस 0 लिखूं क्या? इसके साथ ही चलेगा। इसमें कहां चलेगा? आगे। किससे? करंट से। लेट करंट की इक्वेशन लिख लो आप। मान लो करंट आपने ये मानी, तो इसका फेज 0 होगा, जबकि इसका फेज कितना चलेगा बताइए? π/2 प्लस या माइनस? क्यों प्लस? क्यों? आगे। अब पता है हो क्या रहा है? आपने कभी देखा हो तो फॉर्मूला ऐसा आता था सप्लाई का, तो यहां एक दिमाग खराब होना स्वाभाविक है। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 100 है तो यहां 40 है तो यहां 60 आता है। 100 टूटा, 40 और 60 है। यहां जो टूट रहा है वो सिंपल जोड़े नहीं रहा है। इसका मैंने आपको एक बार कारण भी बताया था। वो डीसी और ये वहां वोल्टेज साथ में चलते हैं, जबकि यहां पर फेज डिफरेंस होता है, साइनसोइडली वेरी करते हैं। ये तो एक कारण है। क्या यहां किरचॉफ लॉ फेल हो रहा है क्या? आंसर है किरचॉफ लॉ फेल नहीं हो रहा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में तो किरचॉफ लॉ बढ़िया काम करेगा। फेजर से देखिए आप, एक बार में ये आंसर आ जाएगा। देखना, फेजर बनाओ। इसका एंगल कितना? इसका एंगल 0। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों वोल्टेज एडी तो होने चाहिए। अगर आप इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखो, शब्द मेरे ऊपर से जा रहे हैं पर आप कोशिश करिएगा। देखो आप क्या ये लिख सकते हो क्या? यहां क्या लिखा है बोलो तो? 100 बराबर 40 प्लस 60, वही तो लिखा मैंने। सप्लाई वोल्टेज V कितने में टूटा? पर कैसा कैसा सम? इंस्टेंटेनियस। अब इसको मुझे जोड़ना है। अब देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं। मना कर रखा है, फोन नहीं कर। चलो चल, बच्चों को समझा। आप भी कहाँ मानते? आपको रोज बोलते मॉड्यूल करो, मॉड्यूल नहीं खोला हो जाएगा। अपन को लगता है सर सब एक जैसे हैं, हमें तो जैसे फिजिक्स सब एक जैसी लगती है कि कुछ भी पढ़वा लो। अपने भी तो वही हाल है, कब से आपके पीछे पड़े हुए हैं मॉड्यूल कर लो, बिगनर बॉक्स। इतनी बार तो आपने नहीं बोला जितनी बार मैंने बोल दिया, मॉड्यूल करा करो, मॉड्यूल करा करो। तब भी सर हाथ लगा लें सर, मजाक है सर। अब सर सोचा है सर, करंट कैपेसिटर से चालू करेंगे, सोचा है। उस समय बताऊंगा सर क्या हो रहा है। अब देखना कितना जल्दी फेजर से समझ में आता है। अब सीरियस नोट पे देखिए, ये मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहता हूं। क्या किरचॉफ लॉ एसी सर्किट में फेल है क्या? आंसर है नहीं। वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में बढ़िया काम करेगा। पर अगर मुझे इनकी पीक वैल्यू में क्या चाहिए? रिलेशन, जो कि ये है। अब आप देखिए फेजर से आ जाएगा। बताइए इसका एंगल कितना? 0। कितना इसकी मैक्सिमम वैल्यू? VR। इसका बताइए एंगल कहां जाएगा? कहां? ऊपर। पक्का? वैल्यू VL। अब बताओ, अभी आपने निकाला था कितने डिग्री पर? 90। 90 पे फॉर्मूला A² प्लस B²। क्या वही आ गया क्या? देखें आप, क्या वोल्टेज वेक्टर हो गया क्या? नहीं हुआ। ये हम जब, ये तो अपन बायो मैथ्स बायो वाले बच्चे हैं इसलिए हमने पूरा डेरिवेशन कराया। मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको फेजर से 1 मिनट में पढ़ा देते हैं। कारण क्या? उनके मैथ्स में ये सारा सिलेबस में है, तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ भाई साइनसोइडल। अपन ने तो पूरा डेरिवेशन किया था, याद है? आई, फिर VR, फिर VL, फिर VC, फिर ऐसा। जबकि आप फेजर से देखो 1 मिनट में सॉल्व होता है। इसलिए सबसे एंड में बताया कि आप अब डेवलप हो चुके हैं सर, क्या बातें चल रही हैं। धीरे धीरे बोलता हूं। सर्किट बोलिए। RL दिखाई दे रहा है? कौन सा सर्किट है? RL। ये कौन है? सप्लाई वोल्टेज। ये इसके अक्रॉस
वोल्टेज, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा है, ये इंस्टेंटेनियस। क्या ये कांस्टेंट है या खुद वेरी कर रहा है? क्यों वेरी करेगा बताइए? ये भी तो सप्लाई वोल्टेज भी तो वेरी कर रहा है भाई, ये वेरी करेगा तो ये भी तो वेरी करेगा। मुझे इन सबके पीक वैल्यू में क्या चाहिए? रिलेशन। देखिए ये रहा, ये कौन सी वैल्यू में रिलेशन है? क्या ये आरएमएस में भी हो सकता है? हाँ सर, वो पीक और आरएमएस तो एक दूसरे में क्या हो जाती है? इंटर कन्वर्जन हो जाती है। कैसे बताइए? वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाय रूट टू। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहना चाहता हूं, क्या किरचॉफ लॉ एसी सर्किट में वैलिड है? यस। कौन सी वैल्यू के लिए? इंस्टेंटेनियस। पर अगर आपको उनके बीच में रिलेशन निकालना हो तो हमने तुरंत किससे कर लिया? फेजर से। क्या वोल्टेज वेक्टर है क्या? वोल्टेज सिंपल ऐड क्यों नहीं हो रहा है? ये ऐसे क्यों ऐड हो रहा है इतनी गंदी तरीके से? बिकॉज वोल्टेज साइनसोइडली क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, और उसके बीच में फेज डिफरेंस जीरो नहीं है। यहां सिंपल क्यों ऐड हो गया? आप कोशिश करो, अब इसी में लगाओ, कोशिश करो। आपने 100 लगाया, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो दोनों में किसी तरह का फेज डिफरेंस है? आएगा ही नहीं। जब आप इसका फेजर बनाओगे तो यहां आएगा 40 और इसका भी 60, यही आएगा। अब बताइए 40 और 60 कैसे हो जाएंगे? सिंपल ऐड। ये ऊपर क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसके पास फेज है। अब एएसपी सर के पास चलता हूं, 8वीं क्लास बच्चे वाले को बोलूं बेटा 8 न्यूटन, और एक बच्चा 2 और लगा रहा है, तुरंत वो क्या बोल देगा? 10। पर उसको बोलूंगा 8 और 2 ऐसे लग रहा है, अब क्या 10 हो जाएंगे क्या? क्या बोलोगे? अब फोर्स के बीच में क्या आ गया? एंगल। आप उससे मिलाओ ना, आपको मन खुश होगा। यहां 10 न्यूटन बोलना आसान है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल। यहां आपको कोई फॉर्मूला, कोई वेक्टर कुछ नहीं लगा, आपने चलते फिरते बता दिया। दोनों फोर्स अपोजिट होते तो अभी आप बढ़िया कर देते। आप फंसोगे तो कब? जब दोनों के बीच में क्या आएगा, तब आपको एएसपी सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा याद करना पड़ेगा। तो आप वही बात यहां बोलिए ना, यहां सिंपल जोड़ और घट क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों रजिस्टिव हैं, दोनों के बीच में किसी तरह का फेज डिफरेंस ही, इसलिए आपका काम मस्त चल रहा था आज तक। आप बिल्कुल 100 40 60, पर ये 100 40 60 में नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? आज इसी बात से क्लास खत्म करिए, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो नहीं है। कोई लैग कर रहा है, कोई लीड कर रहा है, कोई सेम फेज में है, इसलिए आपको वहां फेजर का यूज करना पड़ रहा है। क्या यहाँ एल्जेब्रिक सम हो रहा है क्या? यहाँ एल्जेब्रिक सम फेल हो रहा है, बिकॉज वोल्टेज के पास क्या है? एक अपना खुद का फेज। जैसे यहां देखिए ना, आपको ये बात कठिन लग सकती है, आप वापिस में आइए। दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछ लो, एक ब्लॉक को 2 लोग मिलकर खींच धक्का दे रहे हैं, 8 और 2 नेट कितना? 10। उसने तुरंत सोच लिया, अरे हाँ ये तो एक ही डायरेक्शन में लगे, ऐड होगा। पर अगर एंगल पे आते तो उसकी समझ से बाहर, फिर तो एएसपी सर का उसको इंतजार करना पड़ेगा 4 साल, 9th 10th 11th 12th। तब सर बताएंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या बात समझ आ रही है क्या? लिखो, समझिए। ये पता है, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन नहीं अटकता, काम चल जाता है, पर जब पढ़ते हैं ना तो ये बातें कभी ना कभी दिमाग में आती हैं कि यार वहां तो सिंपल जुड़ जाता था वोल्टेज, नीचे 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो एक पे 40 तो दूसरे पे 60, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो आज आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, सर यहाँ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर फेज जीरो नहीं है, कोई लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है। बाकी कोई नई बात नहीं सिखाई मैंने आपको, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे नोट्स में है जिससे हम सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। पर जब आप पढ़ोगे ना आज एनसीईआरटी, तो आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे बाकायदा थ्योरेटिकल, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये जो 15 मिनट खर्च किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ोगे ना, वहां उसने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि वोल्टेज और करंट बेटा वेक्टर नहीं है, वो आज भी स्केलर है, पर उनको फेजर 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 से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहे हैं? साइनोसॉइडल।
जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल ये याद रखिए, ये वाला किरचॉफ लॉ। क्या किरचॉफ वैलिड है? आंसर है हाँ, वैलिड है। पर कैसी वैल्यू में वैलिड है? इंस्टेंटेनियस तो जुड़ जाएगा, इंस्टेंटेनियस तो कभी भी जुड़ सकता है। जैसे आपको कहा, आपको अगर ना वेक्टर सम नहीं आता ना, आप ऐसा लिख दिया करो। कभी देखा आपने ऐसा? ये सबसे आसान तरीका होता है, चार फोर्सेस को जोड़ना है, फॉर्मूला ही नहीं पता, लिख दो। देखा हो आपने? ये क्या है? ये सम है या वेक्टर सम है? वेक्टर सम है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन इधर जा रहा है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, नहीं पता चल रहा, चुपचाप आप लिख के घर भाग सकते हो, आंसर ये आएगा सर, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, क्योंकि ये सम नहीं, वेक्टर सम है। सम ओरिजिनल निकालना है, तब तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाना ही। अब मिलाइए, क्या सिंपल इंस्टेंटेनियस जुड़ सकता है? हाँ, पर कैसा जुड़ेगा? इंस्टेंटेनियस। पर अगर रिलेशन निकालना हो तो तब तो अपन को फेजर का यूज करना ही पड़ेगा। क्या बात समझे क्या? तो कल आधा घंटा पढ़ेंगे। कल एक टॉपिक बचा हुआ है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर, वो कल का टॉपिक है। पर दिन हमारे पास दो हैं, शुक्रवार भी है और शनिवार भी है, तो हम 2 दिन में अपने आराम से रेस एनसीईआरटी सब कर सकते हैं। तो कल का टारगेट लिख लीजिए, कल क्या करूंगा लिख लीजिए। सबसे पहले करूंगा एक्सरसाइज 2 डिस्कस, जो आज का होमवर्क था, तो वो तो आज का ही होमवर्क है, वो नया नहीं है। और एनसीईआरटी करूंगा 7.1 से लेकर 7.11 तक। क्लियर है? करके लाइए, 2 दिन में एसी पूरा खत्म कर लीजिए, ताकि हम ईएम वेव चालू करेंगे अगले वीक से। ईएम वेव से पहले हमारा सारा हो जाए। वहां हमने आपका सेमीकंडक्टर भी चालू करवा दिया है, ताकि 2 चैप्टर आराम से आप अच्छे से पढ़ सकें। अल्टरनेट क्लास ना करके 3-3 दिन का रखा है, ताकि 3 दिन से कंटिन्यूटी रहती है। अब जैसे आज पढ़ेंगे तो 3 दिन लगातार एसी पढ़ लेंगे, फिर एक संडे का ब्रेक आ जाएगा, फिर 3 दिन चलेगा तो सेमीकंडक्टर 3 दिन लगातार चलेगा, तो उससे क्या है, एक कंटिन्यूटी रहती है, सिलेबस अच्छे से चलता है। चलो, धन्यवाद।